बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मखलूक से। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है रोज़े जज़ा का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किए, ना कि उनका जिन पर तेरा वज़्न हुआ और ना बहके हुए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome all of you in the online session of electromagnetic field theory. अच्छा जी, तो हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे अपने कुछ लेक्चर्स के हवाले से, कुछ डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें चीज़ों को देखेंगे। लास्ट एक न्यूमेरिकल डिस्कस हम कर रहे थे, इसमें ये वो न्यूमेरिकल था जिसमें हम चीज़ें देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और न्यूमेरिकल में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड, से मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। मैं अगर इस तरह बात कर रहा हूँ और स्क्रीन जहाँ शेयर हुई तो मुझे वो इन्फॉर्म कर दिया करें, इंडिकेट कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों से जो मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है वो आपसे भी शेयर करूँ। तो स्क्रीन वो पूरी आपसे शेयर हो रही होगी, मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। लास्ट हमने डिस्कशन की थी इस एक टॉपिक के ऊपर, आज जो है हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए, जब मुइज़ या मुबीन ताहिर, आपको मुझे ना थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट का काम है, मैं ज़रा वो करके आता हूँ, तो मैं आपको एडमिन या होस्ट बना देता हूँ। अगर ठीक है सर। आपको वापस मुझे होस्ट बनाना आता है? सर बनाया तो नहीं है सर कभी किसी को भी। देखें इस तरह, देखें आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, यस सर। तो आप पार्टिसिपेट या मीटिंग चैट में आएंगे, वहाँ पे देखें मेरे नाम के आगे होस्ट लिखा हुआ होगा। यस सर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ठीक है, एक काम करते हैं, इतने में कोई ज्वाइन तो नहीं करेगा। आप लोग ये न्यूमेरिकल देखें जो आपके सामने जाहिर हो रहा है, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक न्यूमेरिकल है ये, इसको आप लोग गौर से देखें। मैं इतने में बस आता हूँ 2-3 मिनट में, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो तो आप उसे देखें। यस सर। जी, ओके सर। तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन फिर मैं आके आप लोगों से इसमें सवाल करता हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है, फार्मूला और दीगर चीज़ें। पैटर्न वही होगा जो ऊपर फॉलो हुआ है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और इसको आपस में आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे हुए। फिर मैं आप तीनों का जो है इससे रिलेटेड अभी वाइवा भी ले लूँगा, किसको क्या समझ आया, किसको क्या समझ नहीं आया। फिर हम अभी, मैं 2 मिनट में बस आता हूँ। ओके सर। मुइज, हाँ यार ये वाला दिया है ना सर ने, जो असाइनमेंट लिखा हुआ है, असाइनमेंट नंबर 6, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 2। हाँ जाने यही वाला है, लेकिन ये कल सर ने आधा कराया था, ये ऊपर तक ना, ये नीचे का तो नहीं कराया था। सर ने कहा खुद करके देखो, खुद करके देखते हैं, अल्लाह मालिक। और मुबिन भाई क्या हाल है? खैरियत है? बाकी सबको अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है?
होपफुली मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो रही होगी, मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को देके गया था, ये क्वेश्चन देखकर आप लोगों को क्या समझ आता है जो आपके सामने है? सर ये नीचे वाला ना सर? जी सर इसके अंदर सर यही है सर, पहले हमने ना सर इसका फार्मूला पुट किया है सर सारा। सर फार्मूला पुट करने के बाद सर हमें मिला हुआ है ए वाई 0 है सर, जी। और ए फाइव है सर, ये हमें ऊपर वैल्यू मिली हुई है ए फाइव की सर, साइन 2 फाइव। हम्म, सही है सर। और सर ए जेड भी 0 है, क्योंकि ए जेड की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है इधर। सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। सही है सर। तो फिर हमने सर ये वैल्यूज उसके अंदर पुट की है सर। उसका 0 है सर, ए जेड का, तो सर 0 पुट किया है उधर ना सर, जहाँ ए आया सर वहाँ हमने ये इसकी 2 sin 2 फाइव वाली वैल्यू पुट कर ली सर। फिर इधर सर ये दोनों 0 है, क्योंकि सर इन दोनों की 0 वैल्यूज है, ए वाई की भी ए जेड की भी सर। तो फिर आगे भी ऐसे ही हमने पुट किया हुआ है सर। फिर उसके बाद सर नीचे आंसर निकल रहा है सर, इसको सर ये 0 है तो ए फाइव का भी 0 हो गया। और सर जो ये ए जेड है सर, इसका हम ये वाली वैल्यू जो मिली हुई है ना सर ऊपर सर, ये 8 sin 2 फाइव वाली सर। हेलो। जी जी। ये आपकी आवाज़ आ रही है मुबीन? यस सर। सर ये वाली वैल्यू हमने इधर पुट की है सर, तो फिर मतलब साइन, मतलब जो आखिरी में वैल्यू हमारे पास आ रही है sin 2 फाइव आ रही है, ए जेड वाली आ रही है सर। फिर उसके अंदर सर हमने वैल्यूज पुट करनी है 2 और 5/4 और 0 वाली सर, जैसे वाई फाइव और जेड के दरमियान में होती है ना सर वैल्यू। बिल्कुल जी। और कोई सर फिर एक्सप्लेन करना चाहेगा? जिस तरह मुबीन भाई ने डिटेल में बता दिया है, तो और कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो वो भी बता दे कि इसमें क्या हुआ। आप में से कोई जो पार्टिसिपेट करना चाहे बताए इसे कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जिस तरह मुबीन साहब ने बताया। चलें, तो मैं भी इसको समराइज़ कर देता हूँ। जिस तरह मुबीन साहब ने बताया, हमें एक वेक्टर फील्ड दी हुई थी जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी। उस वेक्टर फील्ड का नाम ए था और हमें इसका कर्ल निकालना था। अच्छा, एक चीज़ में ध्यान में नशीन कर लीजिए, ध्यान नशीन कर लीजिए, वो ये है कि जब हम एच का कर्ल निकालते हैं तो वो रिजल्ट बराबर होता है करंट डेंसिटी के। ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। लेकिन अगर हम किसी भी फील्ड का कर्ल निकालें तो वो करंट डेंसिटी के बराबर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जब हमने ए का कर्ल निकाला है तो वो बिल्कुल भी करंट डेंसिटी के बराबर नहीं आया, वो जस्ट कर्ल ऑफ ए निकला है। तो वो हरगिज करंट डेंसिटी के बराबर नहीं होगा, जिस तरह पहला क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, वो आपको याद होगा कि हम अगर एच का कर्ल निकालते हैं तो वो करंट डेंसिटी के बराबर होता है। लेकिन अगर हम कर्ल ना निकालें, कर्ल निकालें लेकिन किसी एच का नहीं बल्कि किसी ए फील्ड, बी फील्ड, डी फील्ड का, तो वो करंट डेंसिटी जे के बराबर नहीं होगा। कर्ल ज़रूर होगा लेकिन वो करंट डेंसिटी के बराबर नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग। और यही चीज़ हमने इन दो क्वेश्चन में सीखी है। तो एक वेक्टर फील्ड जो हमें दी गई थी वो सिर्फ ए फाई डायरेक्शन में है, इसका रॉ और जेड का कॉम्पोनेंट 0 है। तो हमने इसमें पॉइंट पुट करना है आखिर में आके, इस पॉइंट पे हमें कर्ल निकालना है वेक्टर फील्ड ए का, और पॉइंट पुट करना है रॉ 2 फाई जो है पाई/4 और 0। तो जिस तरह मुबीन भाई ने बताया कि हमें इसमें फॉर्मूला पुट करना होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वो हमने प्लेस किया। और यहाँ हमने सबसे पहले बता दिया कि ए रॉ 0 है, ए फाई की वैल्यू ये है और ए जेड की वैल्यू ये है। और इनमें पर्टिकुलरली हमने वैल्यूज़ को प्लेस किया। पर्टिकुलरली वैल्यूज़ को प्लेस करने के बाद हमने, सॉरी वैल्यू को प्लेस नहीं किया है हमने, वो वैल्यू जो यहाँ पे ए रॉ, ए फाई, ए जेड की थी वो प्लेस की है फॉर्मूले में अपने वेक्टर फील्ड से निकाल के। जब इनको हमने सॉल्व कर लिया तो आखिर में ये एक फील्ड रह गई जिसके अंदर वेरिएबल साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय रॉ था ए जेड डायरेक्शन में। अब देखिए, हमें दिया गया क्वेश्चन था ए फाई में, लेकिन रिजल्ट आया ए जेड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये एक डिफरेंट बात है। अब इसमें हम रॉ यानी 2 पुट करेंगे और पाई/4 पुट करेंगे, और वो पुट करने के बाद हम अपना रिजल्ट देखेंगे कि क्या आता है। तो अब आते हैं हम इसकी तरफ। तो देखें, ये चीज़ हमने जब उसमें पुट करी तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो पाई/4
2 बच जाएगा, और पाई बाय 2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और साइन 90 कितना होता है भाई? साइन 90 किसी को पता है कि साइन 90 कितना होता है? कोई अल्लाह का बंदा बताएगा भाई, साइन 90 कितना होता है? किसी को भी मालूम नहीं है? हाँ भाई मुसलमानों, सर 1 के बराबर होता है। साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है। बिल्कुल मुझे साहब ने बिल्कुल सही बताया। इसी तरीके से साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो ये भी बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। कैलकुलेटर से तो सही है, लेकिन ये सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे हमें पता होनी चाहिए, नेसेसरी होती है ये। अच्छा, ये चीज़ होने के बाद अब हम अगले चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, और वो है पॉइंट पुट करने के बाद हमने इसे डिवाइड किया, यानी ये हो जाएगा 1। तो आंसर हो गया 1/2, और 1/2 होता है 0.5 AZ। तो ये कर्ल ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई। तो इस डायरेक्शन पे या इस पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन के ऊपर पॉइंट ऑफ रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का सवाल है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। इसमें एक एच की फील्ड है, एच की फील्ड, इसका मतलब इसका जो कर्ल निकलेगा वो किसके बराबर होगा? जे के। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, जब एच का कर्ल लिया जाता है तो वो करंट डेंसिटी के बराबर होता है, यानी जे के। तो ये वैल्यू हम जे के निकाल लेंगे। तो इसके बाद ये इसका जवाब भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जस्ट इसको वेरीफाई करना है आपने सॉल्व करके। फॉर्मूला ये लिखा हुआ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो कि सबसे बड़ा होता है, सॉरी ये लिखा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो कि ये लिखा हुआ सबसे बड़ा होता है। ये चीज़ करने के बाद आपको जे की वैल्यू मिल जाएगी, ये कर्ल ऑफ एच दैट इज जे। तो यहाँ तक हमारे सवालात जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका लेक्चर मैंने शेयर नहीं किया हुआ, लेकिन अभी मैं कर देता हूँ आप लोगों से लेक्चर को शेयर। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और चैप्टर 8 को एंड कर लेंगे। मैंने लेक्चर शेयर कर दिया है आप लोगों से ग्रुप के ऊपर, तो अब हम उसके ऊपर आते हैं, इस लेक्चर के ऊपर। जो ये है, ये 14 टॉपिक है इस लेक्चर का, और चौथे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम को, और यहाँ तक जो हमारा है वो मिड में आएगा, ठीक है टॉपिक, या बल्कि चैप्टर 8 इंक्लूड ना करें, आप लोग क्या कहते हैं? भले नहीं करें सर चैप्टर 8, सात आसानी हो चैप्टर, जाएगी सर हमारे लिए। सात चैप्टर कम नहीं हो जाएंगे यार? मतलब 7 चैप्टर सर 7 फाइनल में पढ़ा दीजिएगा ना सर, 14 हो जाएंगे सारे। ये भी ठीक है यार, और मिड और फाइनल 7 हो गया तो सर फिर अल्लाह मालिक है सर, फिर बैठे रहेंगे सर, पढ़ेंगे सारा। चले फिर। हाँ, लेकिन पढ़ें ज़रूर भाई, साथ हों या अलग अलग हों, पढ़ना तो है ही उसमें। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो सेशन है आज का वो स्टोक्स थ्योरम के ऊपर है। स्टोक्स थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं कि स्टोक्स थ्योरम में क्या बात हो रही है। This law is a mathematical theorem. Stokes theorem एक mathematical theorem है used for the application of magnetostatic magnetic field. तो ये यूज होता है magnetostatic magnetic field के ऊपर, और एक mathematical theorem इसमें करते ही हैं हम। The Stokes theorem states that the line integral of vector A
अराउंड अ क्लोज पाथ L। अगर किसी वेक्टर लाइन इंटीग्रल हम किसी का लें जो कि एक वेक्टर A हो अराउंड द क्लोज पाथ के अराउंड L इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ A। तो ये बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ A के और द ओपन सरफेस एस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज पाथ। तो स्टोक्स थ्योरम ने ये बताया, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा हो जाता है और स्टोक्स थ्योरम ने ये बताया है कि अगर आपको एक अनवेयर्ड सरफेस ये वाला दिया जाता है, ये जो सरफेस दिया हुआ ये अनवेयर्ड है, टोटल सरफेस नाम है इसका। अब हमें इसके अंदर जो है ना रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाना है। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सरफेस या शेप ना कोई सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ट्रायंगुलर नहीं है, ट्रिपोजॉइडल नहीं है या रोम्बस नहीं है, एक डेफिनेट शेप नहीं है जो हम सब जानते हैं कि ये शेप अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, इनके एरिया, वॉल्यूम, हाइट, लेंथ निकालना हम जानते हैं। लेकिन अगर एक अनवियर्ड सरफेस हो, जैसे पानी कहीं फेंकते हैं तो मैं आपसे बोलूँ ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे ये तो अनवियर्ड सरफेस है, कोई फिक्स नहीं होता। तो ये बिल्कुल पानी की तरह एक शेप है, जैसे पानी कहीं पड़ा होता है ना फर्श पे। तो इस तरह के शेप के अंदर से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शनल वे में निकल रहा हो तो आप कैसे उसका कर्ल या कैसे उसका वो बना सकते हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, वो सब चीज़ें। तो उसको निकालने का तरीका स्टोक्स ने ये बताया कि जैसे कॉफिस ने बताया था कि आप इसको ना छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे एरियाज में उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर उनके पर्टिकुलर लेंथ मैग्नेटिक फील्ड को आप अलग अलग तरीके से निकालें और आखिर में वेक्टर एडिशन का सम करते हैं और इनके अंदर जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक रोटेशनल फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से होगी। रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, जो गोल गोल आपको नजर आ रही है, ये रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड। ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैक्स जो गॉसेस लॉ की तरह ही इन्होंने भी स्टेटमेंट या बात बताई जो स्टोक्स ने बात बताई है। तो इन्होंने बताया कि अगर हम एक लाइन इंटीग्रल इंक्रीमेंटल एलिमेंटल लेंथ विच एच लाइन इंटीग्रल निकालें वो बराबर होगा कर्ल ऑफ एच के डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल के। साथ ही साथ क्योंकि कर्ल ऑफ एच जो है वो जे के बराबर भी होता है तो इक्वेशन ऐसा भी बनेगी। और जब हम जे इंटीग्रल डी एस का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एस लेते हैं तो वो करंट के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो चार साइड की इक्वेशन है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। किसी भी दो साइड को लेके एक वक्त में आप सॉल्व कर सकते हैं और उससे एक अननोन वेरिएबल हासिल कर सकते हैं। आपको एच निकालना है, कर्ल ऑफ एच निकालना है, जे निकालना है या आई निकालना है, तो किसी भी साइड, कोई भी दो साइड लेके आप इक्वेट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को हासिल कर सकते हैं। तो यही एक चीज़ है जो हम इसमें पता लगाते हैं, देखते हैं। अच्छा, साथ ही साथ जो हमारी जो इक्वेशन है ये हमें बताई थी मैक्सवेल ने और इसकी बुनियाद पे ही ये मैक्सवेल की थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन कहलाई। ठीक है, तो मैक्सवेल की थर्ड मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैक्सवेल की ये तीसरी इक्वेशन थी तो मैक्सवेल ने बताई है और बाकायदा इसके पीछे इसकी पूरी डेरिवेशन है और जो पूरे लॉज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उनमें इसकी प्लेसमेंट है। तो उनके मुताबिक इसको प्लेस किया गया है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को अगर डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा, आप लोगों को बता दूँगा। और अगर कोई डिफ़िकल्टी किसी को यहाँ पे नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा जी, बाकी इसके अलावा मैंने जो अगला लेक्चर है इसके बाद का वो भी अपलोड कर दिया है, वो भी आप वो स्क्रीन पे अब शेयर हो जाएगा। कि ये है, अरे ये तो उल्टा आ गया, इसको सीधा कैसे करा। ये तो बड़ी नाजुक सूरत है। यहाँ तक कोई सवाल नहीं है किसी मेरे दोस्त का, तो मैंने ये सीधा कर दिया है। तो अब आते हैं इसकी तरफ। अच्छा जी, चैप्टर 9 यहाँ से शुरू करते हैं। चैप्टर
7 तक हमने चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था, किसी को कोई बता सकता है चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था? 7 तक आ रहा है मिड में, तो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा क्या था भाई? सर कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ा रिपीट करिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि मिड में चैप्टर 7 तक आएगा, तो मैंने चैप्टर 7 में क्या टॉपिक पढ़ाया है मैं ये पूछ रहा हूँ, तू बता दे कोई। सर वो कर्ल ऑपरेटर का पढ़ाया था आपने कल, जो कराया था रात में क्लास में। चैप्टर 8 ही चल रहा है भाई, आज 9 शुरू करेंगे हम, देखें 9 लिखा हुआ भी है। तो मैंने परसों पढ़ाया था चैप्टर 7 या शायद उससे पहले। तो मैं ये पूछ रहा था कि 7 चैप्टर में तक मिड में तो आएगा, लेकिन 7 चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था? कर्ल तो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है भाई, तो पहले थोड़ी कर्ल पढ़ा है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था भाई पॉइसन इक्वेशन और लैप्लाशियन इक्वेशन पढ़ी थी हमने, और लैप्लाशियन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन और मैक्सवेल इक्वेशन, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक लाइंस वाइज हमने पढ़े थे, जिससे चैप्टर 7 एंड हो गया था। तो क्योंकि रेलेवेंट टॉपिक ही पढ़ने थे हमें चैप्टर 7 में, तो हमने उसी को पढ़ के वहाँ पे वाइंड अप किया और एंड किया। और हम अब चैप्टर 8 से हमने स्टार्ट किया। चैप्टर 8 आज मुकम्मल हो जाता है और अब हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे। चैप्टर 9 जो है वो आपका, इसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स, मटेरियल एंड इंडक्टेंस। मैग्नेटिक फोर्स, मटेरियल एंड इंडक्टेंस। तो आइए हम इस पे बात करेंगे। पहले टॉपिक को इसके स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लाइंस पासिंग द यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जितने एरिया में से पास होती हैं वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, और मेजर होता है ये वेबर के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात भी? जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर एरिया यूनिट के मुताबिक गुजरती हैं, उसमें से गुजरती हैं, तो वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ये उसका फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ बी डी एस, और इसका जो रिजल्ट फाई का आएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स तो आएगा, और वेबर में मेजर किया जाता है। वेबर एक्सेंट इसका नाम था। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लें, हम आगे चलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करने के बाद हम आगे आते हैं फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग अ चार्ज। ये हमें एक बड़ा टॉपिक डिस्कस करना है, जो हम पहले भी कर चुके हैं लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन के ऊपर। और फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, एक चार्ज अगर मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें बताया है F इज इक्वल टू ई क्यू ओवर ई। ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा हुआ, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर इसको फोर्स के लिए अरेंज किया जाए तो ये एफ ई इक्वल टू क्यू इंटू ई बन जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्यू इंटू ई, क्यू डॉट ई, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। लेकिन याद रखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, वो हमेशा हमेशा उस चार्ज की प्रोड्यूस होती है जो स्टैटिक पोजीशन में रखा हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। स्टैटिक चार्ज जो एक रीजन में रखा हुआ होता है वो मूव नहीं करता, वो बस अपनी जगह पर मौजूद रहता है और सस्टेन रहता है, वो मूव नहीं करता, इसीलिए इसका नाम स्टैटिक चार्ज है। और स्टैटिक चार्ज की क्वालिटी होती है कि वो मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पर साकिन रहता है। और जब वो अपनी जगह पर साकिन रहता है तो उससे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, अपेयर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका फॉर्मूला होता है E(F)(E)Q.E। तो ये पहली इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है और ये इक्वेशन नंबर 1 है भाई। अच्छा, इसके आगे हम पढ़ते हैं और अब डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की बताते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्या होती है जनाब? कोई मेरा भाई बताएगा मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्या होती है? अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक बता दिया था, ये हमने चैप्टर 8 के शुरू में भी डिस्कस किया था, कोई मुश्किल नहीं है ये। कोई बताएगा मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्या होती है? जी जनाब, कोई अल्लाह का बंदा अगर बता दे। चले मैं बता देता हूँ भाई। मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है जब हम किसी कंडक्टर से एक डायरेक्ट करंट, डीसी करंट को गुजारते हैं और डीसी करंट के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जनाब, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीसी करंट गुजारने से किसी कंडक्टर के इर्द गिर्द पैदा होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और उस मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी का नाम या उससे जो फोर्स चार्ज के ऊपर बेयर होती है उसको मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो ये हमने चैप्टर 8 के स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर डीसी करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके इर्द गिर्द पैदा होती है वो मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और कोई बताएगा कि अगर एसी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो कौन सी होती है, वो किस नेचर की होती है? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस थिंग? जी जनाब, इंटरेक्टिव सेशन है तो आप लोग ये कि गलत जवाब भी दे सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे उसमें। तो इसमें आप सर आपने क्या कहा है, कोई एसी करंट अगर एसी करंट किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड सर। मेरे दोस्त चीज़ें पढ़ो वरना फेल हो जाओगे ऐसी जवाब दे देंगे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो कि स्टैटिक चार्ज के नतीजे में पैदा होता है। और वो चार्ज स्टैटिक होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, स्टैटिक फील्ड पैदा होती है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। आपने तो स्कोप से हट के एक बात कर दी जो कि उससे रिलेटेड नहीं है वो, तो मैं यही बारह बार पूछ लेता हूँ कि जब हमारा एसी करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उस मैग्नेटिक फील्ड का बताना है भाई। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है और आप उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, ये तो तुक्का भी बहुत गलत है मतलब। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, मैंने शुरू में बताया था चैप्टर 8 में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि
एक एसी करंट के नतीजे में पैदा होती हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो करंट होता है एसी का वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो टाइम वेरिंग है या ऑल्टरनेटिंग नेचर का, तब्दील हो रहा होता है। तो डीसी करंट तब्दील क्योंकि नहीं हो रहा होता, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, और उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है। डीसी करंट के एसी करंट के नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं वो डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उनका मशहूर नाम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये ही मेन डिफरेंस है एसी करंट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड और डीसी करंट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक होपफुली मैंने आप लोगों का जवाब दे दिया होगा। अब आते हैं, ये मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का पहले बता रहा था आपको। अब आते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। अब मिसाल के तौर पे आप सपोज करें एक चार्ज है, ठीक है, चार्ज, वो चार्ज रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और वो चार्ज मूव कर रहा है वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का उस मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज का मैग्नेटिक फ्लक्स से जो रिलेशन बनेगा वो v क्रॉस b बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई अगर हम q से कर दें तो ये पूरा रिजल्ट बराबर आ जाएगा f इंटू बी के। ठीक है, ये f इंटू ई है और ये f इंटू बी है। तो ये उस चार्ज का रिलेशन है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, और उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला ये है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को, कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो और वो मूव कर रहा हो चार्ज एक वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है जनाब भाई, आप जिस तरह जवाबात दे रहे हो हैं आप लोग, सबकी बात कर रहा हूँ, तो वो कभी कभी सही भी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत गलत भी हो जाते हैं। तो वो गलत तब होता है जब आपका ध्यान नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। तो कोई डिफ़िकल्टी अगर वो समझ नहीं आ रही हो तो मुझे आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी लेक्चर से मुताल्लिक, तो मैं आपको वो चीज़ रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा, और इससे आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिकॉल नहीं करेंगे, अपनी क्वेरी पूछेंगे नहीं, तो वो परेशानी आपको रहेगी। तो अब हम ऊपर वाली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन आप निकालें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एक चार्ज पे लगती हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के नतीजे में उसमें मौजूद होता है, तो उसका जो रिलेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और फोर्स से ये रिलेशन है। अच्छा, ये रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशन और ये रिलेशन है मैग्नेटोस्टैटिक रिलेशन फोर्स का। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का होता है। अब हम ये स्टेटमेंट ज़रा पढ़ लेते हैं, हमारे पास कुछ 2 मिनट हैं सेशन को एंड करने में, तो हम इतने में ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह आज। यहाँ तक कोई किसी भाई को मेरी डिफ़िकल्टी हो तो पूछ ले भाई, मैं रिपीट कर दूँगा, रिकॉल कर दूँगा। लेकिन डिफ़िकल्टी हो तो पूछे ज़रूर, ताकि आपकी मुश्किलात को हल किया जाए। हम बात कर रहे थे द फोर्स ऑन अ मूविंग पार्टिकल arising from combined electric and magnetic field is obtained easily by superposition। तो हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के ज़रिए से कंबाइन करेंगे। तो ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। देखें, जब मैं एफ ई को एफ बी से ऐड करूँगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्यू डॉट ई प्लस क्यू डॉट बी क्रॉस बी। तो यहाँ से मैं क्यू कॉमन निकाल लूँगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर ई प्लस बी क्रॉस बी। तो ये इक्वेशन का रिलेशन इक्वेशन 1 2 के बाद थर्ड इक्वेशन में बन जाता है, और ये थर्ड इक्वेशन हमें इक्वेशन 1 एंड 2 की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एस्पेक्ट में टोटल फोर्स इक्वेशन की फॉर्म में नज़र आती है। और ये रिलेशन जिसने दिया था उसका नाम था जी लॉरेंट्ज़ फोर्स इक्वेशन। लॉरेंट्ज़ ने दिया था, लॉरेंट्ज़ ने टाइम के ऊपर भी बहुत काम किया है कि वक्त की डेफिनेशन और वक्त को सही मायनों में साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया है लॉरेंट्ज़ ने।
तो लॉरेंट्ज ने ये इक्वेशन हमें प्रोवाइड की है जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये टोटल फोर्स कहलाती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का सुपरपोजिशन कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को हम इक्वेशन 3 में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा एंड होता है, और कोई किसी का सवाल हो तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों हम डिस्कस करेंगे। कल भी इंशाल्लाह एक लेक्चर ले लेते हैं, कल संडे है।